नमस्कार, आदाब। मैं जे अहमद रुद्रपुर। आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी न्यूज़। मैं इस समय कांग्रेसियों के में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कांग्रेसियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं आपसे माफी चाहूँगा, थोड़ा सा उसकी वजह से हमें परिवर्तित नहीं हुआ, इसलिए मैं आपसे सच में माफी चाहूँगा। मतलब हमारी परीक्षा नहीं आप एक बात दोगे। आज की ये प्रेस वार्ता कुछ आपसे बातचीत करने के लिए चुनाव का पूरा ठीक पर चुनाव है और अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ रहा प्रचार, तो इसलिए आपसे सोचा कि एक बार सामने सामने रूप आप लोगों का बड़ा सहयोग मिलता ही रहता है। जहाँ भी बैठकों में जाते हैं वहाँ आप में से कई संगठन मनोबल बनाने वहाँ आते ही हैं और बातचीत होती रहती है आप सबसे। और सोचा मैं एक बार कम से कम आपसे रूबरू यहाँ हम फैसला करना चाहते हैं। इधर दीजिए, इधर दीजिए। एक ही सीट पर जी अभी और कॉपी करवा तो साथियों, कांग्रेस पार्टी ने मुझे नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र में प्रत्याशी बनाकर जनता के बीच भेजा। 27 तारीख को नामांकन करने के बाद लगातार हम लोग पूरा कांग्रेस परिवार एक एक कार्यकर्ता और हमारा नेतृत्व जो है हमारे तमाम विधायकगण, संगठन के सभी साथी अपने पूरी ऊर्जा के साथ और अपने पूरी ताकत के साथ जनता के बीच प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। और जैसे जैसे प्रचार आगे बढ़ रहा है हमारा मनोबल, आत्मविश्वास और बढ़ता जा रहा है। और आज चुनाव के इस दहलीज में मैं आपसे कह सकता हूं कि जनता में जिस तरह की बात है, वोट देने का जनता का जो दो आधार है, पहला आधार वर्तमान सांसद की निष्क्रियता और उनकी निष्फलता। एक तो वो बड़ा आधार है जनता के बीच, वर्तमान सांसद के प्रति बड़ा रोष है, बड़ा गुस्सा है। 5 साल तक वो निष्क्रिय रहे और उसके अलावा अब जो विकल्प के रूप में जिस पार्टी और उम्मीदवार को जनता चुनना चाहती है, तो उसमें कुछ जरूर हमारे कुछ सोच है, हमारे कुछ योजनाएं हैं भविष्य के लिए, तो जनता उस पर विश्वास करती है। तो ये दोनों आधार में मैं कह सकता हूँ, दोनों आधार पर कि कांग्रेस पार्टी इस संसदीय क्षेत्र में एक बड़े बहुमत से आगे बढ़ना चाहती है। अब जनता का जो गुस्सा है, जनता का जो रोष है, उसका आधार जो जनता से मुझे बातचीत से मिला, इसीलिए हमने सोचा कि हम वर्तमान सांसद से सीधे तौर पर कुछ ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि जो एक सांसद होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है। अब मैं किसी मोहल्ले में सड़क नहीं बनी उसका सवाल नहीं खड़ा करूंगा। मैं छोटे मोटे जो काम होते हैं जो सरकार से सीधे तौर पर हो सकते हैं, मैं उनकी बात, मैं नीतिगत प्रश्न जो करूँ या जो उन्होंने अपराध किए हैं, जो पाप किए हैं, उस पर रोड मार्च। हम जब विकास की कल्पना करते हैं तो कई बार हम बहुत सारे जो डेवलपमेंट्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है कभी थोड़ा उसमें कभी रह भी सकती है, तो लेकिन ये वो सवाल है जो शायद हमारे वर्तमान सांसद से सीधे तौर पर संबंधित है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत सरकार एक नई योजना लाई, सेना में भर्ती की, और अग्निवीर योजना में जहां भी मैं जा रहा हूँ, पब्लिक मीटिंग हमारी हो रही है, मैं जब किसी से पूछता हूँ, किसी को भूतपूर्व सैनिक जो भी होते हैं, आप किस पद से रिटायर कर, तो जवाब मिलता है किसी ना कि मैं सूबेदार पद से रिटायर हुआ, कोई हवलदार से रिटायर हुए, कोई और आगे बढ़ के कोई नायक से रिटायर होते, कोई कैप्टन तक पहुंचता है।
तो मैं अब उनसे मेरा सवाल होता है कि ये बताइए कि जो अग्निवीर योजना है, क्या इस योजना में कोई सूबेदार बन सकता है? इस योजना में भर्ती हुआ कोई, तो वो कहते हैं कि नहीं, सिपाही भर्ती हो गए, सिपाही के रूप में 4 साल बाद उसको वापस विदा करना है। अब भर्ती सिपाही हुआ, जिसमें उसका एक सपना होता है कि फौज में सेवा करूंगा, फौज में, और जरूरत पड़ने पर हो सकता है सीने पे गोली भी खानी पड़े, देश में तो खाएंगे, लेकिन वापस आने के बाद तो सिक्योरिटी गार्ड बन के वापस आना। ये सरकार ने बोला, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि आप 4 साल बाद वापस आए तो निश्चित रहें, आपको बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं, बड़े उद्योगपति हैं, यहाँ तक कि एक बड़े नेता ने तो कह दिया कि हम आरएसएस के मुख्यालय में थे, हमें बहुत सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, तो हम वहाँ आपको सुरक्षा करते। ये हाल है। तो अग्निवीर एक ऐसी योजना लाई जो उसमें खास तौर पर उत्तराखंड हमारा जो एक सैनिक परंपरा का प्रदेश है, और घर घर से, गांव गांव से यहाँ शहादत की कहानियां, शौर्य की कहानियां। तो वो जो बच्चे फौज में जाने का सपना देखते हैं, उन्होंने सपने में माना। अब इसमें क्यों अजय वर्जित दोषी है? क्योंकि वो रक्षा राज्य मंत्री, उनके रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए योजना है। वो चाहते तो झूठे से, चलो वो ये कह सकते हैं कि अब सरकार लाई, मोदी जी लाए, मोदी जी के सामने हमारी हैसियत नहीं है बोलने की, मोदी जी के सामने कोई नहीं बोल सकता, तानाशाह है, सब बोल सकता है, और फिर भी सवाल ये खड़ा होता है कि आप झूठे ही सही, एक कुछ तो कम से कम विरोध कर देते। और खास तौर पर अजय वर्जित ने जिस विधानसभा का 2 बार प्रतिनिधित्व किया, जो विधायक है वो रानी खेत है, जहाँ कुमाऊं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर है, तो सैनिक परंपरा उनसे अच्छा कौन समझ सकता? पहला दोष, पहला उन पर अपराध ये है। दूसरा, हर सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में कुछ गांव गोद लेने की बात मोदी जी ने कही, उन्होंने भी लिया। आपको हैरानी होगी कि मैं भी कुछ गांव में गया, यही पटेली गांव में कुछ शामिल, कटीमाता गांव में, जंगलिया गांव में, हमारा भूटान में। तो पहले दिन गांव गोद लेने समय जब वो फोटो खिंचाने गए, क्योंकि ऊपर रेलवे की शाखा है, दोबारा पलटकर उन गाँव की तरफ नहीं गए। उन गाँव की दुर्दशा हो गई, गाँव वाले आज रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे अच्छा आपने गोद नहीं लिया होता तो कम से कम वैसे ही सरकारी योजनाएं वगैरह आ जाती हैं। गाँव इसलिए गोद ले रहे थे उन्होंने कि एक गाँव को आदर्श गाँव बनाकर उसकी तर्ज पे और गाँव का विकास हो, पर वो नहीं कर पाए। ये उनका दूसरा दोष है। पहला वाला जो था पाप भाव, दोष नहीं था, अपराध नहीं, दूसरा अपराध। तीसरी बात मैं कहूँगा, मैंने अभी कुमाऊं रेजिमेंट की बात की। कुमाऊं रेजिमेंट को अपने इतिहास में 2 परमवीर चक्र मिले, जिसमें एक परमवीर चक्र उनको 1962 के युद्ध में मेजर शैतान सिंह जी, जो कुमाऊं रेजिमेंट का नेतृत्व कर रहे थे, चाइना के साथ युद्ध में, लद्दाख में युद्ध था, और 120 सिपाहियों ने लगभग 5000 चाइना के सैनिकों को दूर चढ़ाए और वीरगति पाई थी। उसमें सिर्फ 6 जवान जिंदा बचे थे, बाकी जो 114 जवान शहीद हो गए। और उसी के वहां पर एक लद्दाख में रेजाल कला स्थित एक युद्ध स्मारक बना था। तो आपको हैरानी होगी कि जिस जमीन की रक्षा के लिए पूरी कुमाऊं रेजिमेंट ने शहादत दी, जिस जमीन की रक्षा के लिए शहादत दी, इनके राज्य में रक्षा राज्य मंत्री रहेंगे, वो जमीन आज चीन के लोग और उस स्मारक तोड़ दिया गया। ये इनका दूसरा बड़ा था, तीसरा बड़ा था। और जबकि खुद वहां से आते हैं जहाँ कुमाऊं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर है। अब एक बड़ी विचित्र बात यह है, आप सब बौद्धिक लोग हैं, आपको तो पता होगा, हम लोगों को, राजनीतिक लोगों को पता है कि वो पर्यटन मंत्री भी साथ में हैं, पर आश्चर्य होगा कि आम जनता को नहीं पता। इसलिए नहीं पता कि एक योजना वो बताते हैं जो पर्यटन राज्य मंत्री रहते हुए वो उत्तराखंड की भलाई के लिए या रोजगार की पूर्ति करने के लिए नहीं लाते। ये उनका चौथा। सरकार समय समय पर अलग अलग योजनाएं लाती है, तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार हुआ, जैसे एयरपोर्ट बनते हैं,
जैसे हम कहते हैं कि टेक्सटाइल पार्क बन गया, आईटी पार्क बन गया, ऐसे ही डिफेंस के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार होंगे पूरे देश में। होता ये सरकार की सतत प्रक्रिया है। यूपी में भी 6 हो गए। तमिलनाडु ऐसा राज्य है जिसने लगभग हर जिले में उसमें शामिल किया। अब आप कल्पना कीजिए कि रक्षा राज्य मंत्री होते हुए क्या उत्तराखंड में किसी एक जिले में एक डिफेंस कॉरिडोर नहीं आ सकता था? हजारों नौजवानों को रोजगार मिलता, लाखों रुपए में खर्च, वो सरकारी था ना, वो प्राइवेट को कुछ करना नहीं था, सरकार से सिर्फ इस योजना को लेकर आना था, किसी एक जिले को उसमें शामिल करना। वो आज तक नहीं हुआ। ये मैं वो सारी बातें कर रहा हूँ जिस पर सीधे तौर पर वो स्वयं दोषी है। अब एक सबसे बड़ा जो तो बड़ा इसमें चर्चा का विषय बना हुआ पूरे प्रदेश में बना हुआ है, हर सांसद को ये विधायक जी बैठे इनको विधायक नहीं मिलते, और इनकी विधायक निधि 3 साल के लिए मिलती है, वो अपने 3 या 4 6 महीने के अंदर खत्म हो जाते हैं। इतनी योजनाएं ऐसे सांसद नहीं मिलते क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी जो काम है उनको मिलता है। उन्हें 17 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में मिले। 17 इसलिए मिले कि बीच में कोविड आ गया था, तो 1 साल का सरकार ने नहीं दिया, लेकिन जो 5 साल में पूरे देश के सांसदों को मिला वो 17 करोड़ रुपया था। आपको हैरानी होगी कि माननीय अजय बड़जी सांसद रहते हुए 17 करोड़ मात्र 7 करोड़ रुपए का उपयोग कर पाए। 10 करोड़ रुपया सरकार ने लैप्स हो गया, मात्र 7 करोड़, जो कि 40% होता है। अब हो सकता है वो ऐसा कह दे, क्या एक सवाल खड़ा होता है कि 40% हुआ तो प्रस्ताव हो सकता है ज्यादा, जिसमें उन्होंने जो प्रस्ताव दिए थे उसके 99% प्रस्ताव पास हो गया। उन्होंने प्रस्ताव ही 10 करोड़ के प्रस्ताव देने के लायक उनके पास कोई योजना नहीं।